हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाली और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जाँच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी एक माइक्रोस्कोप होता है, तो उसके द्वारा वह स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने बताया। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। तो यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी खून के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर वो बताती हैं कि अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त के दो भाग हैं। पहला जो तरल यानी पतला है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के कण होते हैं। ठीक है, कण पार्ट थोड़े पीसेस टाइप के होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या जाना कि देखो, जो रक्त है उसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के टुकड़े टुकड़े टाइप के होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग ही नहीं होता, उन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं, यानी प्लेटलेट कण भी उन्हें बोल सकते हैं। तो ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जो प्लाज्मा है ना, उसके अंदर ये कण तैरते हैं। तो खून जो लाल लाल कलर का प्लाज्मा है, उसके अंदर ही छोटे 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 कण तैरते हैं। ठीक है, इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी को के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ होता है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, तो उसने पाया कि एक खून की बूंद में तो इतने छोटे 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 कण होते हैं रक्त की एक बूंद में। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। तो इस तरीके से जो हमारी मिठाई बालूशाही होती है, तो बालूशाही की कैसी शेप होती है? कुछ इस तरीके से होती है ना। तो ऐसे ही इन कणों की शेप होती है। कैसी होती है? बालूशाही की तरह, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या, इनकी संख्या लाखों में होती है। ठीक है, एक बूंद में ही आपको लाखों क्या मिल जाएंगे? कण मिल जाएंगे। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल नज़र आता है। रक्त का रंग जो है, यानी खून का रंग लाल क्यों है? क्योंकि उनमें कण हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा, जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो हम ये तो जानते हैं कि ऑक्सीजन से ही हम जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो साफ हवा में जो ऑक्सीजन होती है, उसे ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेने पर पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने का काम भी इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन।
तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अगर ऐसा ही है कि मान लो अगर एक आज ख़त्म हो गया, 2-3 कल ख़त्म हो गए, तो धीरे धीरे अगर ये कण ख़त्म ही होते जाते हैं तो हमारी बॉडी में तो ये कण होने ही नहीं चाहिए, फिर तो सारे कुछ महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। तो ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते भी रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ कण एक महीने में कुछ कण चले गए तो कुछ कण आ भी जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो जो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच का जो भाग होता है उसे मज्जा कहते हैं। उसमें ऐसे बहुत सारी कारखाने होते हैं जहां पर रक्त के जो कण हैं उनको बनाने का काम चलता रहता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यानी जिस खाने में प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, उन यानी पौष्टिक आहार हम कह सकते हैं। पौष्टिक आहार में हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये सारी चीज़ें आती हैं जो यहाँ इस पिक्चर में दे रखी है ना। अगर हम इन सबको खाएंगे तो हमारे अंदर क्या जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, सब अच्छी अच्छी चीज़ें जाएंगी। तो पौष्टिक आहार हुआ ये। और जब हम इन आहारों को लेते हैं तभी हमारे शरीर में कण बन पाएंगे, और जब कण बनेंगे तब खून लाल होगा। ठीक है, तो कण बनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। कच्चा माल से मतलब है प्रोटीन्स वगैरह। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। और जैसे मान लो जो खून है, अगर खून में ये कण कम हो गए, यानी मान लो कि कण धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं और धीरे धीरे बनते भी जाते हैं, लेकिन बनेंगे कब, जब हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, प्रोटीन्स, विटामिन हमारे अंदर जाएंगे। और जब हम अच्छा भोजन ही नहीं खाएंगे तो जो कण हैं वो बन नहीं पाएंगे तो खून के अंदर नष्ट तो होते जा रहे हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। तो खून के अंदर तो उन कणों की कमी पड़ जाएगी ना। और जब लाल कणों की कमी पड़ जाती है खून में तो इसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया क्या है, लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोलती हैं, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। तो देखो, अनीमिया ज़रूरी नहीं कि इसी चीज़ से हो कि आप अच्छा भोजन ग्रहण ना करें, बहुत कारण होते हैं अनीमिया के, लेकिन जो हमारा देश है ना उसमें सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार। और पौष्टिक आहार की कमी से क्या हो जाता है, जो कण हैं उनकी कमी पड़ जाती है, किसमें, रक्त में। लेकिन हाँ, एक और वजह है, अगर हमारे पेट में कीड़े हों तो कीड़े होने की वजह से भी अनीमिया हमें हो सकता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर हम गंदा पानी पिएंगे और गंदा खाना खाएंगे तभी ये जो हमारे शरीर है उसके अंदर कीड़े आ जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। हाथ धोना चाहिए हमेशा कभी भी जब आप खाना बनाएं तो हाथ धोएं, क्योंकि अगर हम दूषित खाना खाएंगे तो हमारे पेट में कीड़े हो जाएंगे। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो देखो अब क्या बात की गई है कि कीड़ों की बात हो रही है अभी। तो एक किस्म के ऐसे कीड़े भी होते हैं जो ज़मीन के ऊपर ना, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, उन कीड़ों के अंडे ना ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे, इन अंडों से निकलकर जो लार्वे होते हैं ना, वो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और इन अंडों से निकले हुए कीड़े ना हमारी अगर स्किन पर चढ़ जाएं तो वो शरीर में घुस जाते हैं और शरीर में घुसकर क्या अपना घर बना लेंगे वो लोग। तो शरीर में इस तरीके से भी कीड़े जा सकते हैं। तो इन कीड़ों से बचने का एक सहज यानी इजी उपाय ये है, नॉर्मल सा उपाय ये है कि जो शौच करने के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, बाथरूम का ही प्रयोग करें। ठीक है, और इधर उधर नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बीमाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। तो पहला तो हमने पढ़ा
कि हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। तो जो बीमाणु हमने पढ़े थे, सफ़ेद कण और बीमाणु जो हैं वो बचे हुए हैं। सफ़ेद कण और बीमाणु, इनका क्या उपयोग होता है? अभी तो हमने लाल कणों की बात करी। तो दीदी बोलती हैं कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। ठीक है, कोई भी रोग आता है, कोई भी कीड़े बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमारे अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो जो हमारे शरीर के अंदर सफ़ेद कण होते हैं ना, सफ़ेद कण ही होते हैं जो लड़ते हैं उन रोगाणुओं से। ठीक है, और रोगाणुओं को अंदर नहीं आने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो जैसे चोट लगती है तो हमारा खून निकलता है ना, तो रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, यानी जब अभी हमारी चोट लगी और खून बह जा रहा है तो रक्त के तरल भाग, हमने रक्त का जो खून है उसका एक पार्ट पढ़ा था प्लाज्मा भी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया। प्लाज्मा होता है, एक तरल भाग होता है। तो प्लाज्मा में ना एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। मतलब जहाँ से भी रक्त, मतलब जो खून है वो निकल रहा है ना, उधर एक कटी फटी दीवार में मकड़ी के जैसा जाला बुन देता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन ना जाला सा बना देता है जहाँ से खून बह रहा है वहाँ पर, और बीमाणु जो होते हैं वो इसी जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह इसी जाले से चिपक कर रक्त का निकलना बंद कर देते हैं। यानी जैसे मान लो ये जाला टाइप का है, इससे अगर वो बीमाणु चिपक जाएं तो इस तरीके से दीवार को भर देते हैं वो, और फिर जहाँ से ऐसे रक्त बह रहा था ना, वो रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर थोड़े समय बाद अगर खून बंद हो गया तो ठीक है, अगर बहुत तेज़ चोट लगी और रक्त बहता ही जा रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ़ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर किसी के सिर पर चोट लगी या कहीं पर भी चोट लगी और खून बहता जा रहा है तो सबसे पहले साफ़ कपड़ा बांधो उस पर, अगर बहुत खून निकल रहा है तो, और साफ़ कपड़ा बांधकर फिर आप डॉक्टर के पास उसे ले जाओ। फिर कभी कभी टाँके भी करवाने पड़ जाते हैं, है ना। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। हम क्यों बांधते हैं कपड़ा? क्योंकि कपड़ा बंधेगा तो दबाव पड़ेगा ना, दबाव पड़ेगा तो जो खून है उसका बहना कम हो जाएगा। ठीक है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन अगर मान लो हमारे बॉडी से बहुत सारा खून बह जाए तो हमारा खून तो निकल गया ना, तो हमें खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिल ने क्या कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। आपने देखा होगा खून चढ़ाते हुए, है ना, तो कभी कभी जब खून की कमी हो जाती है तो खून चढ़ाना भी पड़ता है बॉडी में। और फिर कोई अगर मान लो अनिल ने पूछा कि अगर खून चढ़ाना पड़ गया तो किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो दीदी ने बोला कि हर किसी का रक्त जो है, जो खून होता है ना, वो अलग अलग किस्म का होता है, एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, रक्त जो है, जो खून है ना, वो 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। हमारे अंदर अलग खून है, हर किसी के अंदर अलग अलग खून है, सेम खून नहीं होता। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, ब्लड ग्रुप, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं ना हम लोगों के, किसी का बी पॉजिटिव, ऐसे आपने कई सारे ब्लड ग्रुप सुने होंगे। तो ब्लड ग्रुप पहले चेक किया जाता है कि जिस व्यक्ति का खून बह गया है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। फिर अगर उसका ब्लड ग्रुप जो भी है, फिर उसी ब्लड ग्रुप के आदमी से खून लेकर उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले, तब फिर अनिल पूछता है कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ऐसा है कि उस ब्लड ग्रुप का कोई और व्यक्ति अभी मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अब ब्लड बैंक क्या है? प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार किया जाता है। तो हर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपको रक्त बैंक दिख जाएंगे, खून के बैंक। इनमें क्या होता है,
इमरजेंसी के समय ना इधर से ही ब्लड लिया जाता है। यहाँ पर हर ब्लड ग्रुप के ब्लड पाए जाते हैं, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। यानी हमें खून का दान समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे यहाँ इस ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी खून को दे सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो ब्लड का डोनेशन आप दे सकते हैं, जिससे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो। और 18 साल से बड़े अधिक उम्र के लोग ही कर सकते हैं इस चीज़ को। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन ये जो है विचार बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। अगर थोड़ा सा भी रक्त निकल गया तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना रक्त शरीर कुछ दिनों में दोबारा से बना लेगा। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। हमें तो गर्व करना चाहिए कि हमने रक्तदान किया। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, तो इतनी कमज़ोरी तो आएगी नहीं। तो थोड़ा सा अगर हमने किसी को रक्त दे दिया, अगर हमने अपना थोड़ा सा खून दे दिया, दान कर दिया, जिससे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति बच जाए, यानी कोई मरता हुआ आदमी के लिए वापस जीवन आ जाए, यानी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए वो हमारा रक्तदान, तो हम इससे बड़ी बात क्या होगी? अगर हम किसी व्यक्ति को बचा रहे हैं अपना थोड़ा सा खून देकर, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान दिया करूंगा। अनिल ने कहा कि अब ऐसा भी नहीं कि आप हर वक्त रक्तदान ही करते रहें, हमें नियमित रूप से करना चाहिए। तो अनिल बोलता है कि बड़े होकर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान दिया करूंगा। तो शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये हमारा चैप्टर था और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें हमने बहुत सारी बातें जानी और इंटरेस्टिंग भी आपको लगा होगा। यतीश अग्रवाल इसके लेखक हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका बुक वर्क भी जल्दी आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।